हेलो, नमस्कार। आप सब जानते हैं कि कांदिवली और बोरीवली एरिया में काफ़ी सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। फिर भी हरिओम अपार्टमेंट्स बोरीवली का रीडेवलपमेंट आज तक स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसी कौन सी अड़चनें हैं कि इतने सालों के बावजूद हरिओम अपार्टमेंट्स का रीडेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा है? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। तो चलिए ऐसे सवालों और उनके पॉसिबल जो जवाब हैं वो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हम डिस्कस करते हैं। मैं एडवोकेट सतीश नेडिया आपको ये वीडियो के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके सामने ले प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि हरिओम अपार्टमेंट्स की जो जमीन है उसका सीटीएस नंबर है 52 और 62। उसके जो पीआर कार्ड है वो ये पीआर कार्ड है। 58 नंबर का पीआर कार्ड है मेन, इसमें बहुत सारे सब पीआर कार्ड भी हैं। और ये जो पीआर कार्ड है 62 नंबर का पीआर कार्ड है। और यहाँ पे आप जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों पीआर कार्ड पर, यानी कि सीटीएस 58 और 62, जिस जमीन पर हरिओम अपार्टमेंट्स का पूरा लेआउट बसा है, उस दोनों पीआर कार्ड पर 2017 में बिल्डिंग नंबर सी का जो फेडरेशन है उनका नाम आ चुका है। तो शायद आपको ये बात पता ना भी हो, तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इनका नाम पीआर कार्ड पे आ गया, जबकि यहाँ पे दूसरी भी बिल्डिंग्स अवेलेबल है। जैसे कि ए विंग की सोसाइटी है, बी विंग की भी सोसाइटी है, बी विंग में 4 बिल्डिंग है। तो ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये हो गया है? तो इसके लिए हम डिटेल में जाते हैं, वन बाय वन। ये स्लाइड आप चेक करते जाइए। ये है बोरीवली वेस्ट साइड का लोकेशन प्लान। यहाँ से अगर बोरीवली वेस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अगर हम बाहर निकलते हैं ब्रिज के नीचे से, तो स्ट्रेट सुबीर नगर जैन महेंद्र रोड से आगे आएंगे तो ये आ गया आपका हरिओम अपार्टमेंट का लेआउट पूरा। यहाँ पर ए विंग है, ये B1234 और ये C1235। ये जो ब्लू लाइन दिखाया है सुमेर नगर जैन मंदिर रोड है, और ये है एसवी रोड। और इसके बीच में हमारा ये है हरिओम अपार्टमेंट्स का लेआउट। तो ये है लोकेशन प्लान एज पर गूगल मैप। अभी ये जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये मैंने बीएमसी से जो अप्रूव्ड प्लान ये पूरे लेआउट का है, उसका अप्रूव्ड प्लान का जो मेन पोर्शन है उसके वो आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये है प्रोफोर्मा ए एरिया स्टेटमेंट। यहाँ पर टोटल एरिया का डिटेल्स दिया गया है, प्लॉट एरिया, एफएसआई कितना कंज्यूम हुआ वगैरह वगैरह। ये सारी डिटेल्स इस स्टेटमेंट में है, इसको आप जूम करके आगे देख सकते हैं। प्लस ये जो स्टेटमेंट है, ये है बिल्डिंग जो यहाँ पर ए बी सी बनी हुई है उसमें कितना बिल्टअप एरिया है, वो तीनों का वो यहाँ पे बताया है। फिर 3 आरजी एरिया है ये लेआउट में, नंबर 1 2 3, उसका जो एरिया है वो यहाँ पे बताया है। इसी तरह एक्सेस रोड है, उसका एरिया यहाँ पर ये बताया है स्टेटमेंट में। और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है उसमें टोटल फ्लैट्स कितने हैं वो बताया है। जैसे कि ए विंग है तो 35 फ्लैट्स हैं, बी विंग है तो 168 फ्लैट हैं, और सी विंग है तो 240 फ्लैट है एज पर अप्रूव्ड प्लान जो 79 78 में जो अप्रूव्ड प्लान हुआ था उसके हिसाब से ये एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो टोटल फ्लैट्स अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से तीनों बिल्डिंग का मिला के हो गया 443। अभी उसी बिल्डिंग अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से, बीएमसी अप्रूव्ड प्लान जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स का है उसी हिसाब से ये लेआउट प्लान है। एसवी रोड हो गया, ये जो पट्टी है यहाँ से ये जो बताई गई है वो एक्सेस रोड है। ये पोर्शन पे ए विंग है, बिल्डिंग ए। फिर इसके बाद यहाँ पर ये बिल्डिंग B1 हो गई, ये B2, B4 और ये B3। और ये ब्लैक पोर्शन जो बताया है वो आरजी नंबर 1 हो गया। और ये B3 के बाजू में जो ये है ब्लैक पोर्शन वो है आरजी नंबर 2, यानी कि रिक्रिएशन ग्राउंड नंबर 2। और फिर बीच में ये ब्लू पोर्शन है वो सुमेर नगर जैन मंदिर रोड है, और उसके ईस्ट साइड में ये सी विंग की बिल्डिंग्स है, यानी कि C1 2 3 4 5। और ये जो ब्लैक पोर्शन है वो गार्डन है B3 के सामने, C1 के बगल में, और सुमेर नगर जैन मंदिर के ईस्ट में, आरजी नंबर 3।
ये सारी डिटेल्स समझना आपको, अगर पूरा इश्यू समझना है तो सारी डिटेल्स समझनी जरूरी है। तो ये हो गया RG3। और हमारी IOD नंबर है CE1942 BSR डेटेड 20 जून 1974। उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे और फिर बिल्डिंग कंप्लीट हुई। पूरे लेआउट में 10 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें ए में जो है एक बिल्डिंग है, बी टाइप में जो है B2 3 4 बिल्डिंग्स है ग्राउंड प्लस 6 की, सी में C1 2 3 4 5 ग्राउंड प्लस 3 की 5 बिल्डिंग्स है। और ये मैंने बाउंड्रीज बताई है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद पूरा जो लेआउट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पोर्शन जिसको मैंने ग्रीन कलर में और ये ब्लू सुमेर नगर जैन मंदिर का इतना पोर्शन है वो साथ में पकड़ के एरिया जो है, इसको एक प्लॉट था, एक ही ओनर ने बनाया था इंदिरा कंस्ट्रक्शन ने, जिसका प्लॉट एरिया प्लान के हिसाब से है 20,902.50 स्क्वायर मीटर्स। उसमें से सेटबैक एरिया शायद ये एससी रोड में उस वक्त गया होगा, वो 90 मीटर माइनस हुआ। फिर प्रपोज्ड रोड यानी कि सुमेर नगर का इतना जो पोर्शन है जो लेआउट में पड़ता है, उसका एरिया है 1195.62 एज पर अप्रूव्ड प्लान। और वो दोनों डिडक्ट करके बचता है 19,616। उसमें से 3 एरिया जो है 1 2 3, इसका एरिया हमने माइनस किया 2942। और फिर इंटरनल रोड यानी कि जो एक्सेस रोड था यहां से लेके यहां तक, ये इंटरनली यहाँ तक ये पूरा एक्सेस रोड बताया गया था, तो उसका एरिया होता है 1624। ये सब जो डिडक्शंस करने के बाद जो बचा है वो गिना बोला जाता है नेट प्लॉट। ये भी आपको समझना जरूरी है कि नेट प्लॉट क्या होता है। 15,049 स्क्वायर मीटर बचा, वो नेट प्लॉट है। यानी कि ये जो ग्रीन कलर में पोर्शन मार्क किया है वो उसका टोटल जो है होता है 15,049, 15,049.49 स्क्वायर मीटर्स। तो नेट प्लॉट ऐसी चीज है जहां पर सारे रिजर्वेशन या डीपी रोड वगैरह जो आते हैं वो माइनस करने के बाद यानी कम करने के बाद जो बैलेंस पोर्शन बचता है उसी पे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसी पे ये बिल्डिंग बनी हुई है। और जब भी रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो डेवलपमेंट पोटेंशियल यानी कि एफएसआई कितना यूज हो सकता है, कितना एफएसआई मिल सकता है, वो इसी नेट प्लॉट के हिसाब से गिना जाता है। इसलिए नेट प्लॉट क्या होता है वो समझना हमें जरूरी है। इसके बाद जो बिल्टअप एरिया है तीनों बिल्डिंग ए बी सी, उनका अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से ये हम मैंने निकाला है, प्लान के हिसाब से है कि ए विंग है जो उसका एरिया बनता है 2025 मीटर 0.62 मीटर। बी विंग की सारी B1 2 3 4 उस चारों का जो टोटल बिल्टअप एरिया है एज पर प्लान 7,232.81 यानी 7232 मीटर्स। और सी विंग जो है जिसमें 5 बिल्डिंग्स है 1 2 3 4 5, उनका बिल्डिंग का टोटल एरिया मिला के बिल्टअप एरिया होता है 7,077 एज पर अप्रूव्ड प्लान। यानी एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से जो अभी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स है उसका टोटल एरिया बन जाता है 16,335। हमने पहले देखा कि नेट प्लॉट जो था 15,049 था। 15,049 के सामने एफएसआई कितना यूज हुआ है, एरिया कितना बना है, कंस्ट्रक्ट हुआ है 16,335। यानी कि जो नेट प्लॉट था उससे थोड़ा ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक डिसीजन था, जजमेंट है श्री सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन वर्सेस श्री सरस्वती अपार्टमेंट CHS लिमिटेड। उसमें उन्होंने डिसीजन लिया कि इस तरह का जब लेआउट है जिसमें अलग अलग बिल्डिंग्स हैं उनका हिस्सा कितना कैसे गिना जाए। तो उन्होंने जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि उन टोटल एफएसआई में उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का कितना प्रोपोर्शनेट शेयर बैठता है उस हिसाब से उस बिल्डिंग का हिस्सा गिना जाए। यानी कि 16,335 बिल्टअप एरिया अगर है तो ए विंग का एरिया है 2025, तो 16,335 का वो हो गया प्रपोर्शन हो गया 12.40। उसी तरह बी विंग का जो है 16,335 के कंपैरिजन में उनका एरिया यूज हुआ है 72-32, तो उनका उस प्रोपोर्शन में एंटाइटलमेंट रेशियो हो गया 44.28%। और सी विंग का इस तरह परसेंटेज हो गया 43.32%। ये तीनों मिला के हो गया टोटल 100%। यानी कि जो टोटल प्लॉट है उसमें शेयर ए विंग का होगा 12.40%, बी विंग का रेशियो होगा 44.28% और सी विंग का रेशियो होगा 43.32%। यानी तीनों बिल्डिंग का जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिस्सा है
प्लॉट में, यानी कि जो नेट प्लॉट हमने काउंट किया था और एफएसआई जो यूज हुआ है उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये रेशियो उनका होना चाहिए। और जो भी आगे का कन्वेंस है या रीडेवलपमेंट होना है, उनके जो भी बेनिफिट्स होते हैं, अगर बिल्डिंग वाइज हिस्सा गिनना है उनका एफएसआई में, तो इस रेशियो में गिनना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और ये मैंने सपोर्टिंग में यहाँ पे जो हमने पहले भी स्लाइड में देखा, उसमें स्टेटमेंट ऑफ बिल्टअप एरिया बिल्डिंग वाइज दिया हुआ है, आरजी का एरिया और स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस, ये तीनों का एरिया फिर से मैंने रेफरेंस के लिए दिया है। इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं। तो आपको अभी आइडिया आ गया कि कौन सी बिल्डिंग का हिस्सा कितना होगा। अब मैंने जो एरिया है उसको उस रेशियो के हिसाब से, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से जो रेशियो हमने निकाला तीनों बिल्डिंग का, उस हिसाब से मैंने सब एरिया में उसका बाइफर्फिकेशन किया है। जैसे कि आरजी है, टोटल आरजी है 2949, तो 12% के हिसाब से ए विंग का शेयर हो गया 365, बी विंग का शेयर हो गया 1306 और सी विंग का शेयर हो गया 1277। उसी तरह डीपी रोड में ये जो एरिया है उसका प्लान के हिसाब से अगर शेयरिंग करते हैं तो ये एरिया आएगा। इंटरनल रोड में अगर तीनों का ये शेयरिंग करेंगे इस रेशियो के हिसाब से तो ये एरिया आएगा। और फिजिकल प्लॉट यानी कि बाकी जो बचा वो फिजिकल प्लॉट जो है उसका अगर नेट प्लॉट का हम लोग रेशियो काउंट करेंगे तो ए विंग का हो गया 1866, बी विंग का हो गया 6663, सी विंग का हो गया 6519 और ये ए विंग का ये सारों का टोटल हम काउंट करेंगे तो हो गया 2592। बी विंग का सारे का टोटल हो गया 9258, सी विंग का 9058। इस तरह तीनों का मैंने अलग अलग जो कैटेगरीज है वो मैंने एरिया निकाला। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि ये सारे जो एरिया है, क्योंकि ये लेआउट है इसलिए नॉशनली ये रेशियो निकाल सकते हैं, इसको हम डिवाइड फिजिकली डिवाइड नहीं कर सकते उस हिसाब से। जैसे कि अभी डीपी रोड है तो वो तो गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो चुका है, अभी पब्लिक यूज में है, तो उसका हम शेयर टुकड़ा निकाल के ले नहीं जा सकते। लेकिन उसका जो बेनिफिट है जब भी क्लेम करना होगा तो इस रेशियो में हमें देखना पड़ेगा। इसी तरह इंटरनल का अगर बेनिफिट हम देखते हैं तो इस रेशियो में निकालना पड़ेगा। और इसी तरह फिजिकल प्लॉट का अगर हम निकालना चाहते हैं बेनिफिट कितना होगा या शेयर कितना है, वो तो नॉशनल शेयर जो है वो अनडिवाइडेड शेयर कहते हैं। तो अनडिवाइडेड शेयर हमारा हो जाएगा, ये शेयर हो गया। क्योंकि लेआउट है तो अलग अलग ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि जॉइंट ओपन स्पेस वगैरह जो अप्रूव्ड प्लान में गिनी गई है वो एज ए लेआउट काउंट की गई थी अप्रूव्ड प्लान में, तो इसलिए हम उसको सेपरेट नहीं गिन सकते और उसको इसके लिए अनडिवाइडेड शेयर कहते हैं। अभी इस रेशियो के हिसाब से जो सी विंग का हमने टोटल देखा तो फिजिकल एरिया प्लॉट है होना चाहिए 6519, इतना अनडिवाइडेड शेयर उनका बैठता है। लेकिन उन्होंने कन्वेंस कितने का लिया आपको पता है? 11,180 मीटर, यानी 11,180 मीटर्स का उन प्लस फिजिकल लैंड ये हो गया 1,180 प्लस 744.34 शेयर इन डीपी रोड, यानी कि दोनों का मिलाकर टोटल हो गया 11,924.35 मीटर्स। ये उनको कन्वेंस उन्होंने ले लिया अपनी फेवर में। कैसे लिया? बेस्ड ऑन इनकरेक्ट आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, यानी उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो मैंने आपको कोट किया उससे थोड़ा डिफरेंट, यानी कि इनकरेक्ट है उस सेंस में, ऐसा सर्टिफिकेट उन्होंने प्रोड्यूस किया और उस बेस पे ले लिया। यानी सी विंग का जो कन्वेंस आया है वो उनका सर्टिफिकेट यही कहता है कि फिजिकल लैंड हमारे पास इतना है। तो फिजिकल लैंड का अगर एरिया हम काउंट कर दें तो भी उनका एरिया कितना बैठता है शेयर अनडिवाइडेड 9058, लेकिन उनको कन्वेंस कितना मिल गया 11,924। तो और बी ए विंग जो है और बी विंग है, ये दोनों का अगर हम टोटल करते हैं यहाँ पर 2592 और 9258, ये दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो होता है 11,851.59 मीटर्स। किसमें से? टोटल जो प्लॉट एरिया था 20,000 मीटर का जो था ऑड फिगर का, उसमें से। तो उसमें से 11,851 तो ए और बी को मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें से 9,058 के बदले इन्होंने ले लिया 11,180 सी विंग के फेवर में जा चुका ऑर्डर के हिसाब से। और ऐसा पता चलता है कि बिल्डिंग बी है और जो इंदिरा कंस्ट्रक्शन है उन्होंने एक रिट पिटीशन भी फाइल की थी उसको चैलेंज करने के लिए, डिम कन्वेंस का चैलेंज करने के लिए उन्होंने किया भी। लेकिन शॉकिंगली
बी विंग के उस वक्त जो भी उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ है ऑर्डर के हिसाब से, हाई कोर्ट में के ऑर्डर के हिसाब से ये दिख रहा है कि उन्होंने वो रिट पिटीशन है 8 अगस्त और 8 दिसंबर 2016 को विड्रॉ कर लिया विथ लिबर्टी टू फाइल अ सूट, लेकिन आज तक कोई ऐसा सूट फाइल हुआ नहीं है। यानी ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। बी विंग और चाहे ए विंग हम काउंट करते हैं, उनकी तरफ से एक काफी मिस्टेक हो गई। उन्होंने चैलेंज कर दिया, लेकिन चैलेंज करने के बाद भी उसको विड्रॉ कर लिया, जो कि पूरा गलत है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपकी फेवर में था। आपको जो जजमेंट के बेस पे आपको नेचुरली वो सी विंग का जो डिम कन्वेंस ऑर्डर आया था, वो आराम से आप उसको चैलेंज करके उसको मॉडिफाई करवा सकते थे। होना चाहिए था अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाया होता तो इतना सिंपल मैटर था, फिर भी अचानक वो विड्रॉ किया गया है। ये अभी पॉइंट अलग है, हम उस पर ज्यादा बात नहीं करते। तो बिल्डिंग ए और बी का इस तरह जो लॉस हुआ है, एरिया में भी लॉस गया है और एफएसआई में भी लॉस गया। इसीलिए इसीलिए बिल्डिंग ए और बी है उनको कम ऑफर मिल रही है, जो उनको हिस्सा मिलना चाहिए था या जो मेंबर्स को एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से उतनी रीडेवलपमेंट ऑफर उनको नहीं मिल रही है। उसका कारण है ये, और मेन कारण ये है। और इसलिए बिल्डिंग ए और बी की जो हरिओम अपार्टमेंट्स की है, उनकी सोसाइटीज को जॉइंटली फाइट करनी चाहिए, ताकि उनका जो हक है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हिसाब से भी और अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से वो उनको हक मिले। इसलिए उनको फाइट करनी पड़ेगी, और तभी उनका रीडेवलपमेंट ऑफर उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वायबल होगा, तब तक वायबल नहीं होगा। तो इस तरह जो डिफरेंस उनका आ गया, हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर फिजिकल एरिया का भी हम काउंट करते हैं, मैं यहाँ पर स्लाइड का एरिया छोटा है तो ये नहीं दिखा पाता हूँ, तो उस हिसाब से भी अगर सीविंग का कन्वेंस काउंट का बैन ये करते हैं तो भी वो गलत है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं रिडेवलपमेंट जिस तरह आप चाहते हैं वैसा हो। तो इसलिए आपको ये चैलेंज करना जरूरी है। और ये दोनों जो इश्यूज हैं, डेफिशिएट का जो इश्यूज है एरिया या तो एफएसआई का, वो क्योरेबल है, यानी कि उसका सॉल्व हो सकता है। अभी गवर्नमेंट का 22 जून 2018 से जीआर आया है कि इस तरह के अगर लेआउट है उसमें कॉमन एरिया और नेट प्लॉट का अगर एंटाइटलमेंट रेशियो निकालना चाहिए तो कैसे निकालना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट का जीआर पूरा डिटेल में गाइडलाइंस भी आ चुका है 2018 जून में, तो उस हिसाब से ये पॉसिबल है। दूसरा, बीएमसी लेवल पे भी ये चीज पॉसिबल है, यानी ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब लॉस कितना है ये हम स्लाइड में देखेंगे कि 11,924 का, जैसे हमने पहले देखा, सी विंग बिल्डिंग ने, फेडरेशन ने उनको कन्वेंस लिया है 11,924.35 मीटर का। और बिल्डिंग ए और बी का हमने टोटल देखा, एंटाइटलमेंट बैठता है रेशियो के हिसाब से 11,851.59 मीटर्स। तो इस तरह अगर हम माइनस करेंगे 11,000 में से सी विंग का जो रेशियो था 6,519 मीटर, उतना रेशियो था, लेकिन उनको मिल गया है 11,924। यानी उस बेस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ए और बी का लॉस है 5,404.91 मीटर्स, यानी कि परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू हो गया 45.50%, यानी इतना लॉस है ए और बी को। और अगर हम ग्रॉस फिजिकल एरिया के पॉइंट पे अगर हम लोग काउंट करते हैं तो कन्वेंस मिला है सीविंग को 11,924। उनका एंटाइटलमेंट फिजिकल एरिया के हिसाब से भी अगर जाते हैं तो 9,558 मीटर्स है। तो उस एंगल से भी अगर हम करते हैं तो भी लॉस बैठ जाता है ए और बी बिल्डिंग के लिए 2866.30, यानी 2866.30 मीटर्स का जो लॉस है, वो लॉस फिर भी इतना कम हो रहा है। तो ये परसेंटेज में हो गया 24%, यानी कि जो मिलना चाहिए था उससे 24% कम मिला है ए और बी के लिए छोड़ा है, और सी विंग को उतना ज्यादा मिला है। तो इसीलिए कोई भी डेवलपर जो है जब ये पेपर्स देखते हैं तो वो ऑफर, एग्जैक्ट ऑफर नहीं दे पाते कि भाई इस सिचुएशन में क्या ऑफर दे। उनको उनको पता नहीं है कि भाई किस तरह हमें इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। ना कोई मेंबर्स को इतना किसी ने इनिशिएटिव लिया है कि इसका सॉल्यूशन करें और बिल्डर को एक्सप्लेन करें कि भाई फिर भी पॉसिबल है। तो
इस वजह से जो जेन्युइन ऑफर्स आनी चाहिए, जेन्युइन बिल्डर से आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। इतना अच्छा लोकेशन होने के बाद भी, इतना बड़ा लेआउट होने के बाद भी हरिओम अपार्टमेंट को, ए और बी विंग की बात कर रहा हूँ, उनको अच्छी ऑफर्स नहीं आ रही है। और ये जो डिस्प्यूट है वो म्यूचुअली भी सॉल्व हो सकती है अगर सी विंग और ए तीनों सोसाइटीज म्यूचुअली बैठ के डिसाइड करते हैं, तो साथ में बैठ के भी बातचीत कर से के भी वो सॉल्व हुआ कर सकते हैं, ताकि अननेसेसरी जो लिटिगेशन है वो बचे और दोनों को नुकसान ना हो, ये भी पॉसिबल है। और इसके अलावा बी और ए विंग है, उनके पास दूसरे लीगल ऑप्शन भी आज भी अवेलेबल हैं। सवाल है हमें उस पे टाइमली स्टेप लेने का। अभी आरजी एरिया का मैंने ब्रेकअप बताया है यहाँ पे ए शीट में, कि ये RG1 हो गया, ये RG2 हो गया और ये हो गया RG3। तीनों का जो एरिया है, इतना एरिया 860, 737, 1351 टोटल मिला के हो गया 2949 एज पर अप्रूव्ड प्लान। इसका लोकेशन मैंने आपको बताया है कि ये B1 के पास में है, B1 बी, और यहाँ पे है B2, B3 के पास में RG2 है, और ये B3 जो है C1 के पास में है। ये तीनों का लोकेशन और RG का आपको बताया। हाँ, अभी एक सवाल जो है, कुछ मेंबर्स ऐसी बात चला रहे हैं कि भाई सारे बिल्ड ए और बी की जो बिल्डिंग्स हैं उनको अलग अलग रीडेवलपमेंट जाना चाहिए। ऐसी बातें चल कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपका ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं कर सकते इंडिविजुअल, क्या नुकसान हो सकता है इंडिविजुअल जाने में, वो आपको मैं बता रहा हूँ। कि पहले तो आपको इंडिविजुअल जाना है तो सर हर बिल्डिंग की सेपरेट कंसेंट लगेगी। समझो कि ए विंग अगर जा रही है तो बाकी की विंग्स की कंसेंट लगेगी उनको, बी विंग की कंसेंट लगेगी उनको। उसी तरह अगर B1 जा रहा है समझो अकेले में, या B2 जा रहा है, या B3 B4 जा रहे हैं, तो बाकी की विंग्स और ए विंग की उनको कंसेंट लगेगी, यानी एक दूसरे को कंसेंट देनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम है वो, अगर इस डिस्प्यूट है किसी में, डिफरेंस है, तो ये कंसेंट कोई भी बिल्डिंग एक दूसरे को कैसे देंगे। इसका मतलब है कि वो एमिकेबली अगर सॉल्यूशन निकालते हैं तो ही रास्ता पॉसिबल है। इसी तरह सब डिवीजन भी करवाना पड़ सकता है, तो अगर सब डिवीजन करवाना जाएंगे तो उसका खर्चा जो है और उसके लिए जो टाइम लगने वाला है वो काफी बड़ा ज्यादा है। तो वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। दूसरा, अगर सब डिवीजन कराते हैं तो ये लेआउट है, तो लेआउट में जो आपकी जो अप्रूवल्स ली गई है वो जॉइंट ओपन स्पेस वगैरह में जो बेनिफिट मिल रहा है वो इंडिविजुअल बिल्डिंग में अगर जाते हैं तो दोनों बिल्डिंग का जो डिफर बीच में जो गैप है उसको जॉइंट ओपन स्पेस गिना जाता है, बोला जाता है। तो वो बढ़ जाएगा, डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो अगर वो गैप दोनों एरिया में डिस्टेंस कम है तो उसका बीएमसी ज्यादा प्रीमियम चार्ज करती है। तो ज्यादा प्रीमियम अगर चार्ज करेंगी उसके हिसाब से तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्लस ये सारा लिटिगेशन का इश्यू है, क्योंकि हो सकता है सब डिवीजन प्रॉपरली नहीं हो, जैसा डीम कन्वेंस का हो गया उसी तरह सब डिवीजन का भी अगर होगा तो ये सालों तक लिटिगेशन चल सकता है। तो ये सबसे बड़े पॉइंट है कि इंडिविजुअल रीडेवलपमेंट न जाए। प्लस ए बी विंग के लिए खास ये है कि उनकी एक ही सोसाइटी है, तो उनको पहले तो सोसाइटी बाइफरफिकेट करवानी पड़ेगी। तो पहले अगर कन्वेंस भी ले लेते हैं तो बाद में बाइफरफिकेट करें, या तो पहले बाइफरफिकेट करें तो कन्वेंस तो और लंबा चल जाएगा। और हिस्ट्री ये बताती है कहीं भी, जहां पे भी रीबाइफरफिकेशन हुआ है वहां पे डिस्प्यूट सालों साल तक चला है। जैसे कि सी और आपके बीच में जो अभी चल रहा है डीम कन्वेंस का प्रॉब्लम, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, सालों तक अटका पड़ा है। वैसा ये इसमें भी पॉसिबल है कि अगर बाइफरफिकेशन सब डिवीजन में जाते हैं तो और लिटिगेशन हो सकता है। क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में ना तो कोई मेंबर्स को पता चलता है, ना आपकी जो उस वक्त की जो कमिटी थी उसने प्रॉपरली कोई लोगों को समझाया है या प्रॉपरली एक्शन लिया। तो इस तरह इस सिचुएशन में एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आप लोग इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने में की जो मेंटालिटी होनी चाहिए, जो एनवायरमेंट होना चाहिए, वो नहीं है। प्लस अभी 2016 से एक रूल्स आया है कि भाई जो एफएसआई आपको यूज करने मिलेगी वो उसको लिंक किया गया है रोड विथ से, यानी कि आपके प्लॉट के बाजू में जो रोड जा रहा है उसका जो विथ रहेगा उसके हिसाब से आपको एफएसआई मिलता है। तो अगर सेपरेटली जा रहे हैं आप, अगर ये सब करने के बाद, तो समझिए कि ए विंग है तो उनके पास एसवी रोड है, टच है, यानी मैक्सिमम एफएसआई जो पॉसिबल है ए विंग को मिल सकती है।
लेकिन उनको इतनी एफएसआई अगर मिल सकती है, लेकिन उनके पास प्लॉट कितना है, इतना सा प्लॉट है छोटा सा, उसके ऊपर उतनी एफएसआई वो यूज कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। प्लस यहाँ पर उनको एक्सेस रोड का जो ये प्रॉब्लम है, जहाँ पे उन्होंने पीछे का जो लेआउट है उसमें से कुछ लोगों को यहाँ से एक्सेस दिया हुआ है, ये एक्सेस वो यूज कर रहे हैं, जो कि गलत है। और इसको आज तक स्टॉप नहीं करवाया, जो भी रीजन हो, लेकिन आज हकीकत ये है कि वो यूज कर रहे हैं, तो वो आपका माइनस पॉइंट है। उसी तरह B1 की साइड में अगर हम काउंट करते हैं, और ये जो पर्टिकुलरली ये कंपाउंड वॉल है, यहाँ पे बैक साइड की कुछ स्लम्स हैं या तो स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी जो विंडोज हैं आपकी कंपाउंड वॉल पे आ रही हैं, तो वो एक बड़ा इशू है दूसरा। तो इंडिविजुअल जाने में ये सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, वो सारे लॉसेस आपको शेयर करने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो आपके पोर्शन में आ रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया। ए विंग के पास फिजिकल प्लॉट नहीं है, B1 B2 के भी अपने अपने इश्यूज हैं। हाँ, B1 का जो है और B2 है, दोनों बिल्डिंग का एक्सेस जो है, यहाँ से अगर आप काउंट करते हो तो एक्सेस यहाँ पे एसवी रोड से भी डिस्टेंस है, और ये जो 100 फीट सुमेर नगर जो रोड है, वहाँ पे भी डिस्टेंस काफी है उनका। तो नए रूल्स आपको पहले ये चेक करनी पड़ेगी कि इस इतने डिस्टेंस के साथ क्या आपको फुल एफएसआई यूज करने का पॉसिबिलिटी है या नहीं है, नंबर 1। उसी तरह B3 का है, सॉरी, B1 और B2 दोनों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो चेक करनी उनको जरूरी है। और ये पॉइंट जो है उनकी नेगेटिव पॉइंट है। B3-4 जो है उनको एक प्लस पॉइंट है कि भाई वो सुमेर नगर जैन मंदिर रोड पे उनका टच हो रहा है प्लॉट डायरेक्टली। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है जो मैंने पहले बताया कि सब डिवीजन करवाना, सेपरेशन करवाना, बाइफर्फिकेशन करवाना, कन्वेंस का इशू सॉल्व करना, इनकी कंसेंट लेना, ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है। प्लस ये जो अगर सबसे बड़ा पॉइंट सबके लिए ये है कि ये इतना बड़ा अगर प्लॉट है जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, जो प्लानिंग का जो बेनिफिट बैठेगा, जितना बड़ा जगह रहता है उसमें प्लानिंग के लिए फ्री जगह रहती है आर्किटेक्ट को, ड्राइंग बनाने के लिए, कॉमन एरिया की एमिनिटीज देने के लिए, बेनिफिट्स देने के लिए, वो सारे जो है अगर छोटे छोटे प्लॉट्स हो जाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो लोगों को एमिनिटीज मिलनी चाहिए आज के ज़माने में, जो बेसिक गिनी जाती है, छोटा सा गार्डन हो या दूसरी कॉमन एमिनिटीज, वो सारी मिलनी पॉसिबल नहीं होगी। सिर्फ स्टैंड अलोन बिल्डिंग बन जाएगी, बैठ जाएगी, जहाँ से बाहर निकलेगी तो सीधा रोड आ गया। तो इस तरह तो ये रीडेवलपमेंट का एक बड़ा जो बेनिफिट है वो तो आपको मिलेगा नहीं, अगर जो भी बिल्डिंग्स अलग जाना चाहते हैं उसके लिए। हाँ, अगर आप, एक रास्ता ये है कि अगर मिलके आप करते हो ए और बी का, और भले समझो सेपरेटली भी करना चाहते हैं, लेकिन प्लानिंग अगर जॉइंटली करते हैं, डेवलपर भले अलग अलग हो, तो कुछ ये सारे रिस्क है उसको कुछ हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है, लेकिन प्लानिंग का बेनिफिट तो फिर भी चला जाएगा, क्योंकि आपकी बिल्डिंग अलग हो जाती है। तो ये रीजंस हैं जो बता रहे हैं कि सेपरेट रीडेवलपमेंट का जो आइडिया है वो गलत है, आज की तारीख में प्रैक्टिकल नहीं है, वायबल भी नहीं है, और लोगों के हित में भी नहीं है। तो इसलिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है आज की तारीख में वो यही है कि आप जॉइंटली मिलके काम करो, और एक अच्छा सा कोई भी डेवलपर को आप फाइंड आउट करके उसको जॉइंट काम दे दो, पूरा इस पोर्शन का जो है आप एक ही पर्सन को दो, ताकि उसका प्लानिंग भी अच्छा बैठेगा। और अगर किसी की वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो सारे लंबा खिंच जाते हैं। आपकी हिस्ट्री बता रही है कि डिम कन्वेंस में आपने 2012 से लेके आज 2022 होने आया पूरा, फिर भी सोए हुए हैं ज्यादातर लोग, या तो इनएक्टिव है, कम्युनिटी फंक्शनिंग भी नहीं है। तो इस तरह की जो सोसाइटी है उसके लिए म्यूचुअल सेटलमेंट हो पाना बहुत ही प्रैक्टिकली, ऐसे ही जो अगर इश्यूज है बाइफर्फिकेशन करना, ये सब करना, ऐसे सारे इश्यूज को म्यूचुअली सेटल करना मतलब पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है कि हो सकता है। इसलिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप साथ में आओ इतने तक कि भाई सारा काम एक एक आदमी को दो, डेवलपमेंट करने के लिए एक जन को दो, ताकि अच्छा प्लानिंग हो सके, अच्छी पॉइंट्स जो प्लस पॉइंट्स है सारे का, उसका यूज करके अच्छा बिल्डिंग बन सके, और ऑफर भी रीजनेबल मिल सके। अभी ये सब जो इश्यूज बताए थे, मेनली जो डेफिशिएट एरिया है, सी विंग के पास ज्यादा एरिया चला गया है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या क्या है। तो कुछ सॉल्यूशन जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो
लास्ट 3 साल से, सॉरी 4 साल से मैं रेगुलरली बता रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग कमिटी आपकी जो मेन कमिटी है उसको रेगुलरली 4 साल से मैं बता रहा हूँ कि ए और बी विंग जो है उनको इमीडिएटली कन्वेंस एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। अभी तो लॉ इतना क्लियर हो गया है, जो 2012 से कंपैरिजन में काफी सारा क्लैरिटी आ गई है, फिर भी डिम कन्वेंस की एप्लीकेशन वो फाइल नहीं कर रहे हैं। उसका एक वन ऑफ द रीजन ये भी है कि बाकी सारे लोग सोए हुए हैं। और अगर हम सेपरेटली अगर लीगल एक्शन लेते हैं तो ये पॉसिबल है कि बी विंग सी विंग जो है उन्होंने ज्यादा फिजिकल एरिया दिखा के उस बेस पे गलत तरीके से कन्वेंस ले लिया है, यानी उसके पास एंटाइटलमेंट है उससे ज्यादा आ गया है, इसलिए स्टे मिलने का चांस ज्यादा है। और इसी की वजह से शायद सी विंग के जो भी उन्होंने बिल्डर्स अपॉइंट कर दिया है, कन्वेंस आ गया है, पीआर कार्ड पे नाम आ गया है, फिर भी आज 10 साल से वो रीडेवलपमेंट स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका वो एक शायद वन ऑफ द रीजन ये है कि बी और ए विंग जो है अभी भी स्टे लेके आ सकते हैं, यानी अगर वो रीडेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो और बी और ए विंग जो है अगर लड़ने के पर आ गए तो उसके ऊपर स्टे आ सकता है उस पोर्शन पे, तो उनका रीडेवलपमेंट जो है डिस्प्यूट में पड़ सकता है। तो इसीलिए वो भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, यानी उनको पता है कि उनकी गलती क्या हो चुकी है। अभी ये जो लीगल एक्शन है उसको टाइम कितना लग सकता है? कम से कम 6 महीने से 2 साल तक तो लगेगा ही मिनिमम, उतना लग सकता है। तो क्या आपको उतने दिन तक वेट करना चाहिए? आपकी बिल्डिंग की जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि और 2 साल रुकनी चाहिए, ऐसा आपने अभी गीतांजलि नगर में देखा कि बिल्डिंग की हालत क्या हुई थी और बीएमसी किस तरह अभी काम कर रही है। तो ऑप्शन ये है कि बिल्डिंग ए और बी जो है जॉइंटली एक सुटेबल डेवलपर हो, जो अच्छा रिनोन हो, रेप्यूटेड हो, ऐसे अच्छे डेवलपर को फाइंड आउट करें और उसको रिडेवलपमेंट के लिए अपॉइंट करें, जिसके लिए पहले इलेक्शन करना चाहिए। हाँ, इसमें अगर सब्जेक्ट टू जो मैंने आपको बताया, आप जो ऐसा डेवलपर होगा उसको दो ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई आप ये जो लिटिगेशन है वो चलता रहेगा, लेकिन बिल्डिंग ए और बी के जो है लोग हैं वो ऐसा बोले कि आप ऑफर जो होगा वो दो ऑप्शन के साथ दे देवे बिल्डर आपको। एक पहला ऑप्शन ये रहेगा कि जो अभी अवेलेबल है, जो भी ए और बी के पास जो भी अभी अवेलेबल है और जो अभी मिल सकता है उसके बेस पे और ऑफर एक वो दे देवे, जिसका एरिया आपको फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं 27%, क्या आप ऐसा मत जाना कि 27% मैंने बताया था तो वही है। 27% मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर 27% का ऑफर मिल सकता है, अगर नेट प्लॉट जो अभी हमारे पास अवेलेबल है तो वो 27% का आपको दे देवे। और बाकी जो बच गया, जो सी विंग अगर लेके गई है सी विंग, और अगर बीएमसी और ये सब इंसिस्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना पड़ेगा अगर फुल पोटेंशियल के हिसाब से आपको प्लान अप्रूव करने हैं, और समझो कि उसका 20% काउंट किया जाता है, तो दोनों मिला के हो गया 47%। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज पे मत जाना, खाली एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। तो ये जो 20% का जो डेफिसिट एरिया सी विंग में चला गया है उसके लिए लीगल एक्शन चलता रहेगा साइड बाय साइड, और मेन टाइम आपका जो डेवलपर है बाकी का पोर्शन का काम जो है आगे स्टार्ट कर देवे। और समझो बीएमसी जो है अगर हम कन्विंस करना चाहें और बीएमसी कन्विंस हो गई और उसने फिर अप्रूव कर दिया आपकी पूरी पोटेंशियल के हिसाब से, अगर उसने समझो शॉर्ट टाइम में कर दिया कि आपका काम अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और उसने एग्री कर दिया, तो फिर दोनों का जो बेनिफिट ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का कंबाइन करके जो आपको ऑफर मिलना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल की 20 और 27 मिल के 47% का एरिया अगर समझो फॉर एग्जाम्पल अगर मिल रहा है, तो आपको वो तुरंत ही बिल्डर कमिट कर देवे कि हाँ भाई इतना प्लान चेंज करके उस हिसाब से वो अप्रूव करवा लेवे। लेकिन अगर बीएमसी मना कर रही है तो सिर्फ जो हमारे पास जो अवेलेबल बच रहा है 47%, 27%, सॉरी, कि जो अभी ऑप्शन क्लियर है जहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है उसका एटलीस्ट हम लोग अप्रूवल ले लेवे और उस हिसाब से काम चालू कर देवे। और जो बाकी जो बच गया 20%, जो सी विंग का डिस्प्यूट सॉल्व होने पे समझो आने वाला है, ये एग्जाम्पल्स के तौर पे 20% बता रहा हूँ, कि समझो वो सॉल्व हो गया और उतना अगर डेवलपमेंट पोटेंशियल पे बैठ रहा है, तो फिर जब वो प्लान सैंक्शन होगा तब हमें 20% का पास ऑन करे, या फिर जो डिफरेंस बचता है या तो हम लोग मेंबर्स उनको पे कर सकते हैं बिल्डर को कि भाई हम इतना पे कर देंगे, या तो अगर उसको डिले हो जाता है तो वो जो 20% का एरिया जब भी आएगा उसका जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन होगा वो बिल्डर
मेंबर्स को दे देंगे सोसाइटी को। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकल सकता है। हमें रीडेवलपमेंट के लिए जो है अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है यूनिक है, अलग है, तो उसका सॉल्यूशन भी जो है कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो इसका ये अलग तरीका, वन ऑफ द तरीका ये है कि हम बिल्डर से इस तरह का ऑप्शन मांगे कि भाई अभी जो हमारे पास अवेलेबल है उस हिसाब से आप दे दो, और फ्यूचर में अगर ये जो पूरा लीगली हम एंटाइटलमेंट है जिस जो मिलना चाहिए हमें, उस हिसाब से फिर आप जो डिफरेंस बचता है वो बाद में देना। तो इससे इससे फायदा क्या होगा कि आपका रीडेवलपमेंट की जो ऑफर है वो भी एक अच्छे बिल्डर से आएगी, वो भी प्रैक्टिकली समझ पाएगा कि भाई ये लोग प्रैक्टिकल है, समझने वाले लोग हैं, तो वो भी ऑफर देगा। और आपका जो लीगल एक्शन है वो भी साइमल्टेनियसली चालू हो जाएगा, रीडेवलपमेंट भी साइमल्टेनियसली चालू हो जाएगा। यानी आपको अननेसेसरी रिस्क के साथ इस जूनी बिल्डिंग में रहने की गरज नहीं है, जरूरत नहीं पड़े। तो ये एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि सी विंग का जो प्रॉब्लम है उसको आपने 10 साल वेट कर दिए सॉल्यूशन के लिए, कोई एक्शन लिए बिना, तो चमत्कार अभी तक हुआ नहीं है। तो आपको अभी ये करना है कि भाई स्टार्ट कर देना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। और जो मैंने फिगर्स बताए 27, 20%, 47, ये सारे खाली एग्जाम्पल के तौर पे बताए। हो सकता है इससे कम आपको मिले, हो सकता है कि आपको सिर्फ 20 या 22 या 25% की ऑफर आज की तारीख में मैक्सिमम मिल सकती है। तो मेरा सुझाव है कि उस ऑफर को हमें बिल्डर को ये पूछना चाहिए कि आप ये जो कम ऑफर दे रहे हैं उसका क्या कारण सीविंग का है, और अगर हाँ सीविंग है तो जो सीविंग आप ये भी काउंट करो कि सीविंग का अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो कितना मिल सकता है, तो वो दोनों को ब्रेक कर दो। जो अभी मिल सकता है ये डिस्प्यूट होने के बावजूद, तो वो एक ऑप्शन 1 हो गया, और जो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मिलेगा ऑप्शन 2 हो गया। यानी जो क्लियर है उसके साथ हम आगे बढ़े, जो बाकी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो उसका बेनिफिट हम बाद में ले लेंगे। ऐसा करके हम रीडेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट फर्दर वेटिंग। तो ये मेरा सुझाव है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको रिक्वेस्ट है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो आप समझें, डिस्कस करें। मैंने ये सारे जो पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं वो प्लान्स जो है अप्रूव्ड प्लान, एक्चुअल अप्रूव्ड प्लान है, और जो डीम कन्वेंस के ऑर्डर्स आए हुए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बेस पे मैंने दिए हैं, यानी कि कोई हवा में बात नहीं है। इसलिए आपको उस बेसिस एक बेस भी है, जस्टिफिकेशन रीजन है, अवेलेबल है कि अभी इसके ऊपर आपका जो माइंड है वो अप्लाई करिए, और साथ में रीडेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो कैसे जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके उसके लिए आप सोचिए, क्योंकि आप सोचेंगे बात करेंगे तभी ये मैटर आगे बढ़ पाएगा। तो इसके पहले भी हमने 3-4 वीडियोस बनाए हुए हैं, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसका नाम है हरिओम रीडेव डिस्कशन। तो उसकी जो लिंक है हमने यहाँ पे दी हुई है। ये लिंक को अगर आप क्लिक करते हो तो ये लिंक पे क्लिक करने पर आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, या तो फिर आप रिक्वेस्ट भेजिए हमारे नंबर पे, जो फर्स्ट स्लाइड हमने देखी थी उस पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, तो उसमें आपको लिंक भी हम भेज सकते हैं। तो आपके भी विचार क्या है आपके ऊपर जो है इस तरह के डॉक्यूमेंट्री बेस के, हवा में नहीं, डॉक्यूमेंट्री बेस एविडेंस के बेस पे अगर आपको डिस्कशन है तो हम आप वेलकम है, आप आगे बढ़िए और डिस्कशन स्टार्ट करिए, ताकि लोगों में जागृति आए, उनको समझ आए, और लोग रुके नहीं, आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।